नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। बीती रात का एक बहुत बुरा हादसा हमारे सामने है, उसकी खबरें अभी तक आती जा रही हैं। मौतों के आंकड़े रुके नहीं हैं। कुछ देर पहले तक 233 लोगों की मौत थी, अभी 238 हो चुके हैं। 1000 लोग करीब करीब जख्मी हैं। जाहिर है कि और मौतें हो सकती हैं। उड़ीसा के बालासोर ज़िले में ट्रेन निकल रही थी। मुसाफिर गाड़ियाँ, 2 मुसाफिर गाड़ियाँ थी, उसमें से एक के बहुत सारे डिब्बे पटरी से उतरे और वो दूसरी पटरी पे जा गिरे। वहाँ से दूसरी गाड़ी निकल रही थी, उस गाड़ी से इस गाड़ी के डिब्बे टकराए और वहीं पर एक मालगाड़ी भी आ रही थी, वो मालगाड़ी भी टकरा गई। इस तरह से 3 ट्रेनों की ये टक्कर हुई है। 238 लोग अभी तक मारे गए हैं, 1000 लोग जख्मी हैं। बहुत ही बुरा हादसा, मौतों से परे भी ये हादसा बहुत बुरा इसलिए है कि 2 मुसाफिर गाड़ियाँ और एक मालगाड़ी ये आपस में जिस तरह से टकराई हैं और जिस तरह से इस 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे की हिफाजत की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई होगी। मौतें अब नहीं होना चाहिए इस देश में ट्रेन हादसों में, लेकिन हुआ है। ये बहुत बुरा है। आज की जो तस्वीरें हैं उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये वहाँ पर एक ट्रेन के मलबे के नीचे से देखकर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ख़राब नौबत है, कुल मिलाकर बहुत ख़राब नौबत है ये। अगर आसमान से खींची गई तस्वीरों को देखें जो शायद ड्रोन कैमरों से ली गई हैं, तो डिब्बे इस तरह से बिखरे और चढ़े हुए दिख रहे हैं जैसे किसी बच्चे ने माचिस की तीलियां खेल खेल में एक के ऊपर एक पटक दी हों। माचिस की तीलियों की तरह डिब्बे बिखरे हुए हैं। आसपास के गांवों के लोगों ने जाकर मेहनत करके लोगों को बचाया है, अपनी निजी गाड़ियों में भी अस्पताल पहुंचाया है। इन सब के बावजूद इस नई सदी में, 21वीं सदी में सबसे अधिक मौतों वाली ये रेल दुर्घटना है। ज़्यादा तकलीफ़ की 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि हिंदुस्तानी रेलवे अपने मौजूदा रेल मंत्री की अगुवाई में लगातार ये दावा कर रही थी कि उसने जो सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसको कवच नाम दिया गया है, ये कवच दुनिया के सबसे अच्छे रेल टेक्नोलॉजी में से एक है हिफाजत के लिए, जो कि आमने सामने की टक्कर की नौबत आने पर भी रोक देगी, रेलगाड़ियों को रोक देगी। इसका परीक्षण करते हुए रेल मंत्री ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो एक ट्रेन के इंजन में थे, सामने से दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आ रहे थे। दोनों गाड़ियां एक ही पटरी पे आमने सामने पूरी रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर ने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन कवच नाम की इस टेक्नोलॉजी ने अपने आप ट्रेनों को 400 मीटर की दूरी पर रोक दिया। रेल मंत्री वैष्णव जी बड़ी शाबाशी देते हुए भी दिख रहे हैं इस वीडियो में कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी के रहते हुए ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ जो कि ट्रेनों को 400 मीटर दूर रोक देगा? ऐसा है ये कवच। लोगों का ये भी कहना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बन चुकी थी ट्रेनों को हादसे से रोकने के लिए। उसी को मोदी सरकार ने एक नए ब्रांड नेम कवच के साथ पेश किया है, ऐसा लोगों का कहना है। मुझको नहीं मालूम है सच है या नहीं है। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी का बनाया हुआ माल इस सरकार ने अपने पसंदीदा हिंदी नामों के मुताबिक कवच नाम से पेश किया। लेकिन जब मैं ये देख रहा था कि कल ओडिशा में शाम रात जो ये हादसा हुआ है, इसमें इस टेक्नोलॉजी ने ट्रेनों को रोका क्यों नहीं, तो मुझको बहुत दिलचस्प और बहुत भयानक जानकारी देखने के लिए मिली है। वो ये है कि ये जो रूट है बालासोर का, जो कलकत्ता से चेन्नई के बीच का जो ट्रेन का रूट था जहाँ पे ये हादसा हुआ है, इस रूट पे कवच टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इसके बारे में जब थोड़ा सा और देखा और आंकड़े देखे ज़रा,
तो मुझको तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता साकेत गोखले तृणमूल में आने के पहले भी देश के एक प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट थे, अभी भी शायद होंगे। उस पार्टी में जाने के बाद भी उन्होंने जो निकाला जानकारी रेलवे से, वो जानकारी बहुत भयानक है। हिंदुस्तानी रेलवे के पास 68,000 किलोमीटर पटरियां हैं। इनमें से कवच जो है, जो मोदी सरकार ने मोदी की तस्वीर के साथ और रेल मंत्री ने वीडियो के साथ देश के सामने पेश किया और कहा कि ये यूरोप और बाकी दुनिया की जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है, सुरक्षा तकनीक, उसके टक्कर की है ये। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 1445 किलोमीटर में हो रहा है और 68,000 किलोमीटर है। ये कुल 2% है। जिस टेक्नोलॉजी के विश्व स्तर का होने का दावा किया गया था, जो ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को रोक सकती थी, रेल मंत्री ने खुद का वीडियो जारी किया था, वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के कुल 2% पटरियों पे इस्तेमाल हो रही है। ऐसा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पे कहा है। उनका ये भी कहना है कि ये टेक्नोलॉजी ममता बनर्जी के समय विकसित कर चुकी थी, भारतीय रेलवे ने ही विकसित किया था, उसी की रीब्रांडिंग हुई है अभी। अब मैं इस हादसे की चूँकि जांच अभी होनी है और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ये एक तकनीकी मामला है कि हादसा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, टेक्नोलॉजी फेल हो गई है या कोई मानवीय त्रुटि थी, ये सब जांच में सामने आएगा। मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि उस जांच के पहले मैं उस पर टिप्पणी करूँ। लेकिन मैं ट्रेनों के, रेलवे के ओवरऑल कुल जमा माहौल के ऊपर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि जिस वक्त लॉकडाउन के दौर में रेलगाड़ियाँ बंद हुई, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे गिनी चुनी रेलगाड़ियाँ शुरू हुई। इसके बारे में बहुत भयानक जानकारी है। लॉकडाउन के बाद में भारतीय रेल ने अपनी जो गाड़ियाँ शुरू की, उसकी टिकटें जो बढ़ाईं, छोटे स्टेशनों पे रुकना उसका बंद किया, खाली डिब्बों में भी तत्काल के तहत ही टिकट जारी होती थी ताकि अधिक से अधिक मुनाफा निचोड़ा जा सके मुसाफिरों से। ऐसी दर्जनों बातें। हमारे बिलासपुर के संवाददाता राजेश अग्रवाल लगातार हमारे कॉलम में भी लिखते हैं, खबरें भी बनाते हैं कि रेलवे किस तरह से लोगों को निचोड़ रही है, किस तरह से उनका पैसा जोंक की तरह चूस रही है, बहुत ख़राब हालत करके रखी है। इस बारे में मैंने बिलासपुर के एक प्रमुख वकील सुदीप श्रीवास्तव, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं। सुदीप जनहित के बहुत सारे मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। सुदीप से मैंने टेलीफोन पर आज बात करने की कोशिश की इस बारे में सवेरे, और हम आपको अभी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा सुदीप ने, और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जो सुदीप कह रहे हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, आप सुनिए सुदीप श्रीवास्तव से हमने क्या बात की है, अभी सुनाते हैं आपको, सुनिए इसको। मैं ये कॉल आपकी इजाज़त से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर सकूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो दौर था, जिस दौर में ट्रेन से कैंसल हुई थी बहुत सारी, और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ लेकिन रेलगाड़ियां शायद उस तरह से शुरू नहीं हुई, और मैं खबरें देख रहा था कि आप अदालत भी गए थे जो जनता को दिक्कत हो रही थी उसको लेकर। तो लॉकडाउन के समय में जो हालत खराब हुई थी वो अभी तक जारी है वैसा, तो क्या स्थिति है? आप किन मुद्दों को लेकर कोर्ट गए थे? देखिए, मैं तो उस समय जब कोर्ट गया था तब तो तात्कालिक ये विषय था कि लॉकडाउन का हट जाने के बाद जो टोटल लॉकडाउन था 45 दिन वाला और शुरू के 30 दिन वाला, वो हट जाने के बाद भी जब बाकी मोड ऑफ ट्रेवल अलाउ हो गए थे, उस समय भी ट्रेनें चालू नहीं की गई थी।
तो उसको लेकर मैं गया था और ये कि पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद है और उसके कारण लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, लोगों की शिक्षा में बाधा हो रही है, लोग अपने इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत सारी समस्या है। तो उस समय कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसके आधार पर आदेश किए थे जी। लेकिन 15 नवंबर 2021 को रेलवे ने बकायदा डिसीजन लेके 6,800 ट्रेनों के स्टॉपेज समाप्त कर दिए। अच्छा। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी। अच्छा। और पैसेंजर ट्रेनों का किराया 2 गुना कर दिया। हाँ। जो ये निर्णय था कि सीनियर सिटीजन की छूट खत्म है, हाँ। वो सीनियर सिटीजन की छूट को पूरी तरह अबॉलिश कर दिया। हाँ। तो ये सारा चीज इस समय उन्होंने किया। हाँ। लेकिन बात यहाँ से शुरू नहीं होती है। हाँ। बात शुरू होती है 2014 और उसके पहले से। अच्छा। देखिए, भारतीय रेल भारतीय नागरिक के लिए सबसे आसान, सस्ता और सुलभ यातायात साधन है। बिल्कुल। और किसी भी देश की प्रगति के लिए अगर यातायात सुलभ है, हाँ, तभी वह देश प्रगति करता है। और आप केवल यातायात के साधन को एक्सक्लूसिव प्रॉफिट सेंटर मानने की गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल। पूरी दुनिया में जो लोकल ट्रेन है, लोकल अर्बन ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, दिल्ली में जो डीटीसी है, हाँ, ये अगर आप सोचे कि ये अपने ही ऑपरेशन और टिकट के पैसे से कमाई कर रहे हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल। ऐसा अगर आप करने जाएंगे तो यातायात की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी बिल्कुल कि आदमी बाकी अपने रोजगार के साधन के लिए या शिक्षा के लिए बाहर जाने से कतराएगा। बिल्कुल। तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल है कि अगर यातायात के साधन सुलभ ना हो और महंगे हो। लेकिन भारतीय रेलवे में ये लड़ाई क्या है? भारतीय रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टोटल मैन पावर है, उसका आधा अकेला रेलवे में काम करता है। हाँ। जबकि बहुत से पद खत्म कर दिए गए हैं, तब भी हाँ। लगभग 13 लाख लोग रेलवे में काम करते हैं। जी। और रेलवे को प्राइवेटाइज करने का षड्यंत्र कहिए, मंशा कहिए, बहुत पुराने समय से 2001 के आसपास राकेश मोहन कमेटी आई थी, उसने रिपोर्ट बनाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें और आगे बढ़ाते हुए ये लेके आए 2014 में। मोदी सरकार ने आते साथ जो ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं रेलवे की कार्य प्रणाली में, वो उसकी शुरुआत होती है रेल बजट को अबॉलिश कर रहे थे। बिल्कुल। लोगों को ये बताया गया कि 10,000 करोड़ की बजट कमी होगी रेलवे बजट अबॉलिश होने से। ये सफेद झूठ है। जो जितना खर्चा होना है उतना होता है। आपने रेलवे बजट अबॉलिश करके जो भारतीय संसद की स्क्रूटनी थी रेलवे की, वो समाप्त कर दी। बिल्कुल। अब ना बजट पेश होने के 2-2 महीने तक पिंक बुक नहीं आती है। पिंक बुक का मतलब होता है कि किस जगह कितना पैसा खर्च करने के लिए मंजूर किया गया, वो पता नहीं चलता। तो ये सब कुछ इन्होंने जो पब्लिक स्क्रूटनी थी, जो लोगों की नजर में रहता था रेलवे का काम, उसको हटा दिया। ये शायद इसलिए भी किया कि एक एक स्टेशन को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एक एक सर्विसेज को प्राइवेटाइज। जी। ये केवल स्टेशन ही नहीं, ये ट्रेनों को और सभी प्रॉफिट मेकिंग सेंटर को प्राइवेटाइज करने का काम है। मालगाड़ियां प्राइवेट हो गई है, कई रैक अडानी के चल रहे हैं। IRCTC ने तेजस एक्सप्रेस को बेचने की कोशिश की, वो बिकी नहीं। क्योंकि किराया अभी भी कम है, प्राइवेट आदमी को लगता है। प्राइवेट आदमी चाहता है कि किराया 3 गुना हो जाए। तो ये पूरी एक प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। अब इसमें क्या हुआ, इनको पब्लिक फेस भी दिखाना है, तो इन्होंने ऑर्नामेंटल चीजों पर खर्च करना बढ़ाया। बिल्कुल। मतलब हमको डेफिनेटली लिफ्ट चाहिए, लेकिन लिफ्ट नहीं होने से रेल आदमी उपयोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर स्टेशन पर, प्रमुख स्टेशन पर व्हील चेयर से या हाथ वाली कुर्सी को उठाकर ऐसे लोगों को
ट्रेन में चढ़ाने की सुविधा है और दशकों से रही है। बिल्कुल। लिफ्ट और एस्केलेटर, अब आपको मैं बता रहा हूँ, सीढ़ी मान लीजिए 6 फीट चौड़ी है, उसको हटा के आप 2.5 फीट का एस्केलेटर लगाते हैं, हाँ, तो जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर क्रॉस हो रहे हैं वो उतने ही रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। तो ये ऑर्नामेंटल चीजें इन्होंने करना प्रारंभ किया। वंदे भारत एक्सप्रेस भी एक ऑर्नामेंटल एक्सरसाइज है। बिल्कुल। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि 160 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलेगी। भारत में कहीं भी 160 के लायक ट्रैक नहीं है। हाँ। अधिकतम 130 चल सकती है, वो भी 2-3 सेक्टर में। जो बिलासपुर नागपुर सेक्टर है उसमें तो 110 से ऊपर नहीं चल सकती। बिल्कुल। ऐसे बहुत से सेक्टर है जहां पर वंदे भारत चला तो दी गई है, लेकिन उसका एवरेज स्पीड शताब्दी और राजधानी जैसा है। हाँ। लेकिन किराया 40% ज्यादा है। हाँ। तो ये ऑर्नामेंटल एक्सरसाइज सब की गई, और इस बीच में इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती की है। भारत में ऊर्जा को इन्होंने जो कोल सेंट्रिक बना रखा है, हाँ, ये कोयले से ही हमको बिजली पैदा करना है। हाँ, तो कोयले का उत्पादन ये बढ़ाते गए हैं। उस रेशो में ट्रैक नहीं बढ़े। हाँ, और ट्रैक बढ़ भी नहीं सकते। ओवर कोई ट्रैक 100 किलोमीटर का 200 किलोमीटर ओवरनाइट नहीं डल सकता। हाँ। एक एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड 10 से 15 साल होता है। अगर आपको डबलिंग भी करनी है तो, अगर आपको ट्रिपलिंग भी करनी है तो लैंड एक्विजिशन से लेके ट्रैक से लेके ट्रैक डालने तक और उसको चलाने तक बहुत लंबा समय लगता है। आपने कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया, कोयले पे पावर की डिपेंडेंसी बढ़ा ली। सोलर और एनर्जी इसको रिन्यूएबल को खुद मोदी सरकार ने 2015 में कहा था कि 2022 में सोलर और एनर्जी विंड मिला के हमारे पास 1,75,000 मेगावाट होगा। लेकिन आज की डेट में ये 1,10,000 मेगावाट है। तो जो सोलर और विंड के टारगेट में कमी है उसको ये कोयले से ही पूरी कर रहे हैं। हाँ। तो कोयले के अत्यधिक ट्रांसपोर्टेशन के कारण इन्होंने 2 चीजें की है। एक, बाकायदा आदेश निकाला है कि पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता ना देते हुए कोल की ट्रेनों को प्राथमिकता दीजिए। इस आदेश से सभी जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर मजबूर हैं यात्री गाड़ियों को खड़ा करके माल गाड़ियों को क्रॉस कराने के लिए। तो पैसेंजर ट्रेन 10 घंटे 12 घंटे लेट चल रही हैं, बहुत सारी चल रही हैं इसके कारण। एक दूसरा, इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की है, जो कि सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, वो है लॉन्ग हॉल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने पावरफुल इंजन हैं, ये 2 मालगाड़ियों को 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ के खींच लेते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो ट्रैक में स्लीपर लगा हुआ है उसकी क्षमता एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर लोड को सहने की है। बिल्कुल। अगर आपके कंधे पर एक आदमी चढ़ा दिया जाए और आपको कहा जाए आप दौड़िए, तो आप शायद दौड़ लेंगे। 2 आदमी चढ़ेंगे तो आप केवल चल पाएंगे। तीसरा आदमी चढ़ेगा तो आप बैठ जाएंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस लॉन्ग हॉल ट्रेनें चला रहे हैं, मेरी तो कई PWI से बात हुई है, जो ट्रैक इंस्पेक्टर होते हैं, उनका कहना है कि इसके कारण रेलवे स्लीपर में बहुत प्रीमेच्योर क्रैक आ रहे हैं। बताइए। एक एक ट्रेन निकलती है, दबता है, फिर वो उठता है, तो जो इनर्शिया और तो वो जो सिद्धांत है कि लोहा गर्म होगा, फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, वो जो सारा सिद्धांत है उसको किनारे लगा के ये लोग 3-3, 4-4 ट्रेनें जोड़कर चला रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि सारे छोटे स्टेशनों पर जो लूप लाइन है उसकी कैपेसिटी 75 वैगन है। 58 वैगन की एक मालगाड़ी होती है। गार्ड वगैरह मिला के 60। अगर आप उसमें 2 मालगाड़ी वैगन की मालगाड़ी दबाएंगे तो जाहिर बात है वो मालगाड़ी दोनों तरफ लूप लाइन के दोनों तरफ मेन ट्रैक पर आके खड़ी होगी। बिल्कुल। या फिर मेन ट्रैक पर खड़ी की जाएगी तो जाम हो जाएगा।
हाँ। तो जो आपकी एक्सप्रेस मेल, दुरंतो, राजधानी, शताब्दी जो लेट हो रही है, उसका कारण यही है कि सामने लॉन्ग हॉल चल रहा है और केवल वंदे भारत को प्रायोरिटी मिल रही है, क्योंकि वो नया ब्रांड है। वंदे भारत भी कई बार दाढ़ापारा में खड़ी कर दी जा रही है। अच्छा। वंदे भारत का भी आप देखते जाइए, वंदे भारत की भी दुर्गति होगी। ये जो लॉन्ग हॉल चलाने की प्रक्रिया है, इसमें ट्रैक खाली नहीं होता। मतलब आपको भाटापारा बड़ा यार्ड है, वहां से चलेगा तो जब तक बिलासपुर यार्ड नहीं पहुंचेगा और लॉन्ग हॉल के लिए जगह नहीं है बीच में रोकने को, अच्छा, तो वो ट्रैक या तो जाम होगा या खड़े रहे तो एक्सीडेंट का चांस होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, ये पूरी तरह अदूरदर्शिता वाला है। फिलहाल जो तो मैं ये बता रहा था कि ये जो अदूरदर्शिता है, ये मतलब कोई अचानक नहीं आई है। आप 6 साल में देखिए, रेल मंत्री सबसे ज्यादा बदले गए। अब वित्त मंत्री आप देखिए लगातार बहुत समय से है, रक्षा मंत्री बहुत समय से है। रेल मंत्री कभी पीयूष गोयल रहते हैं, कभी अश्विनी वैष्णव बन जाते हैं, कभी वो क्या नाम से जो कर्नाटक के रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा रेल मंत्री बन जाते हैं, कभी कोई बन जाता है। पूरा एडहॉकिज्म है। दूसरा, नीति आयोग ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पावर को कम करके उसको सीईओ बना रखा है। नीति आयोग बैक सीट ड्राइविंग कर रहा है रेलवे मंत्रालय की, उनकी योजनाओं की। और इसमें आज जो अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, ये 2019 के पहले कभी सांसद नहीं रहे। अच्छा। ये पुराने आईएएस हैं जो कभी कलेक्टर रहे किसी समय, फिर उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया और रेलवे को इंजन बेचने वाली कंपनी सीमेंस के ये वाइस प्रेसिडेंट थे 2009, 2011, 12 में। और फिर ये अपना उद्योग भी चलाते, उद्योगपति भी हैं ये। अच्छा। और इनको सीधा 2019 में सांसद बना के रेल मंत्रालय दिया गया, सीधा निजीकरणों बेचने के हिसाब से। और इनको ना कोई समझ है रेल के कार्यप्रणाली की, ना कोई समझ है। यूनियन के नेताओं को, यूनियन के लोग अपने भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, यूनियन के लोग अपने बच्चों को नौकरी लगाने में व्यस्त हैं। आज यूनियन उतनी मजबूत नहीं है कि वो मंत्रालय को और सरकार को आईना दिखा सके। सुदीप, मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, वैष्णव का, जो रेल मिनिस्टर हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे थे। तो ये उसमें इकोनॉमिक टाइम्स के एक किसी इवेंट में ये एक फिल्म दिखा रहे थे कि किस तरह से एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे, एंटी कोलिशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, और कवच, और एक ही ट्रैक पे 2 गाड़ियां किसी भी रफ्तार से आ रही हों, वो 400 मीटर दूर रुक जाएंगी दोनों। तो ये कल जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये इसमें कवच वगैरह इनका काम आया नहीं दिख रहा है। 2-2, 3-3 गाड़ियां टकरा रही। कवच इम्प्लीमेंट ही कहाँ हुआ है? आप 23,000 करोड़ रुपए में वंदे भारत खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो जब वंदे भारत चला नहीं सकते स्पीड से? तो अभी 23,000 करोड़ का भेड़ को ऑर्डर किया है वंदे भारत की नई गाड़ियों का। तो मेरा ये कहना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? अभी जो 23,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भेल को और दिया है नई वंदे भारत के लिए, वंदे भारत चलाने के ट्रैक कहाँ हैं आपके पास? आप किस ट्रैक पर वंदे भारत चलाना चाह रहे हैं 160 और 180 की स्पीड से, जो कि 110 और 130 के लायक है, या कई जगह 110 के भी लायक नहीं है। आप असम में अभी गोवा में लॉन्च करना चाह रहे हैं वहां, तो वहां क्या ट्रैक की हालत है? तो ये पूरा जो प्रायोरिटी है ये मिसप्लेस्ड है। ये कैसे मोदी सरकार का चेहरा चमकाएं, उस पर फोकस होकर हो रहा है। अब आप आज ही मैं एक ट्वीट देख रहा था, हबीबगंज स्टेशन जिसको कमलापति कर दिए हैं लोग, वो स्टेशन को बंसल ग्रुप को बेचा गया है। बेचा गया है। और बेच के बंसल ग्रुप में वहां पूरा मॉल, होटल सब बना रखा है। पार्किंग का चार्ज कई गुना बढ़ गया है वहां। पार्किंग का चार्ज बढ़ गया, वो सब है। और अंदर हालत ये है कि ट्वीट ये आया है कि हबीबगंज स्टेशन पर रानी कमलापति पर पंखे नहीं चल रहे और आदमी गर्मी में झुलस रहा है वहाँ। ये अभी का ट्वीट है जो मैंने उसमें आगे कोट ट्वीट किया है। तो मुझको सुदीप एक बात थोड़ा समझाइए कि ये
जो गरीब जनता, आम मुसाफिर जो थे, उनके ऊपर तो दाम बढ़ गया कि आपने तत्काल के बिना आपको खाली डिब्बे में भी सीट नहीं मिल रही है, खबरें आती है लगातार। और आपने नहीं, अभी मेरे एक बात छूट गई है। जी जी। एक बात ये छूट गई है कि बकायदा आदेश निकाल के जो एक रेलवे के 24 डब्बे के रैक में 10 से 12 स्लीपर होते थे, हाँ, उसको पहले घटाकर 7 करने का आदेश आया। हाँ, एसी कोच बढ़ाओ और ये घटाओ। हाँ, ठीक, उसके बाद 7 को भी अब घटाकर 2 करने का आदेश आ गया है। अच्छा। कि जहां जहां संभव हो आप स्लीपर कोच और जनरल कोच हटाते जाइए। 2 स्लीपर और 2 जनरल ही गाड़ी में रहेगा, बाकी एसी रहेगा। तो आप लगातार देख रहे हो, अधिक भाड़ा देना मजबूरी हो जाए लोगों की। हाँ, आप देखते जाइए कि लोग गाड़ियों में लगातार ट्विटर में फोटो आते हैं कि स्लीपर कोच में भेड़ बकरियों की तरह लोग पड़े हुए हैं। हाँ। इसलिए कि 12 के जगह कोच 7 या 7 से भी कम हो गए। तो आप जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पेइंग कैपेसिटी है, आप उसको बिल्कुल डिमोलिश करके अपनी मनमर्जी थोप रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलगहना से 400 लेबर आते थे बिलासपुर काम करने के लिए, वो एमएसटी से चलते थे। अब एमएसटी से चलने वाला काम नहीं आ रहा है क्योंकि आपने सारी ट्रेनों के स्टॉपेज बिलगहना से हटा दिए। बिलगहना में केवल 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें रुक रही हैं जिनका टाइमिंग ऐसा है कि वो डेली वेजेस वाला नहीं आ सकता। तो ये तो मजदूरी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिरेगी, हो रही है, खत्म हो रही है। मैंने क्वेश्चन लगवाया था विवेक तनखा जी से पार्लियामेंट में कि ये जो स्टॉपेज हटाए गए हैं और ये जो किराया बढ़ाया गया है, इसका क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसकी कोई स्टडी है? उसमें जवाब आया कि नहीं, इसकी कोई स्टडी नहीं कराई गई है। बताइए बताइए। और आप ये देखिए, कई लोगों की शिक्षा छूट गई है। वो यहाँ पढ़ने आते थे, बिल्कुल। कुछ लोग वहां से यहाँ रहने आ गए, तो यहाँ पे मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। बस से आना जाना बेलगहना में 2-2 घंटा लगता है, 80 रुपए एक तरफ का किराया है। बहुत बुरी नौबत बता रहे हैं आप। कोई और मैं तो गरिया रहा हूँ नेशनल मीडिया को लगातार कि नेशनल मीडिया के लोग केवल हवाई जहाज में चलते हैं। केवल हवाई जहाज। उनको कोई मतलब नहीं है कि भारतीय रेलवे में क्या हो रहा है। ना। जो विधायक और सांसद है उनको हवाई जहाज के टिकट मिलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि भारतीय रेलवे में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये इतनी बुरी स्थिति है, आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, ये उतना ही बड़ा क्राइसिस है भारतीय रेलवे की बर्बादी। बिल्कुल। और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आपने जब ये नेशनल मीडिया और सांसद विधायक लोगों को गिनाया है, एक सेक्टर को आपने पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जो हैं ट्रेन से नहीं चलते। वो भी नहीं चलते और उनके पास एक सिंपल जवाब होता है, ये पॉलिसी मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सिटीजन के लिए, उसको उन्होंने यही कह के खारिज कर दिया कि ये पॉलिसी मैटर है, कि हम पॉलिसी मैटर में नहीं जाएंगे। तो अगर मोनोपोली गवर्नमेंट है, कल को वो पॉलिसी मैटर में बोलेगी कि हम फ्री चावल देना बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी बंद कर देंगे तो उसके बाद जो बर्बादी हाहाकार बचेगा, वैसी स्थिति है। और जो कोयला उत्पादन करने वाले राज्य हैं, उनकी हालत तो रेलवे में 5 साल ऐसी रहने वाली है और बर्बाद होने वाली है। देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अकेले में अभी 150 मिलियन टन कोयला हो रहा है। इसको 5 साल में केंद्र सरकार 250 मिलियन टन करना चाहती है। जब आप 150 मिलियन टन कोयला ढोने में आपका जान निकल रहा है, बिल्कुल, तो आप 250 मिलियन टन कहाँ से खोदेंगे? आप जब भी जितनी लाइन है डबल कर लेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। मुझको लग रहा है कि ट्रेन में एसी डिब्बे बढ़ा इसीलिए रहे हैं कि कई घंटे ट्रेनें खड़ी हुई हैं और आम मुसाफिर को नॉन एसी डिब्बे में उतने घंटे दिक्कत होगी। ये क्या चाहते हैं कि आम मुसाफिर बस से चलना शुरू करे, टोल वाला बस हो, टोल वाला किराया हो, 4 गुना महंगा हो। और ये जो चेंज है जो 50 साल में आना चाहिए था, ये उसको 5 साल में लाना चाहते हैं।
बहुत बहुत सही बात आप बोल रहे हैं। मैंने आपको फोन लगाया था थोड़ी सी बात समझने के लिए, लेकिन आपसे इतने सारे मुद्दे समझने मिले हैं। तो सुदीप और एक इसमें दिन, ना हाँ शर्मनाक क्या है मालूम है? हम्म विपक्षी पार्टी को मानव अधिकार पे, विपक्षी पार्टी को हिंदू मुसलमान पे बोलने का बहुत शौक है। जो जनता का मुद्दा है हम्म उस पर ना उनकी स्टडी है, ना वो समझना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं। ठीक बोल रहे हैं आप एकदम। कोई भी बताइए किस बड़े नेता का आप बयान आज तक देखे हैं कि रेलवे मैंने सीनियर नहीं देखा। सिटीजन या 6800 स्टॉपेज देश में खत्म हुए हैं। करगी रोड स्टेशन पे 13 ट्रेनें रुकती थी, अब ले दे के बहुत आंदोलन हुआ है तो 4 ट्रेनें रुक रही हैं। अच्छा। बिल्हा स्टेशन पर 9 ट्रेनें रुकती थी, ले दे के आंदोलन हुआ है तो 4 ट्रेन रुक रही हैं। अच्छा। 2 साल से लगातार पब्लिक आंदोलन कर रही है। ये कहना है सुदीप श्रीवास्तव का। आपने सुना होगा ध्यान से कि किस तरह से मोदी सरकार पटरियों की हिफाजत को खतरे में डालकर जंबो ट्रेन चला रही है। बहुत 2-2, 3-3 ट्रेन जोड़कर 2-3 इंजन लगाकर चला रही है। पटरियां उससे कमज़ोर हो रही हैं। ऐसी रफ्तार से वंदे भारत जैसी ट्रेन चालू करने का दावा किया जा रहा है जो रफ्तार यहाँ की पटरियों पर मुमकिन नहीं है। इतने किस्म की खामियां हैं, केवल ब्रांड प्रमोशन का काम चल रहा है। जो छोटे छोटे स्टेशनों पे रेलगाड़ी रुकती थी, इस देश के, इस विशाल देश की धड़कन इन्हीं रेलगाड़ियों की, इन्हीं पटरियों पर चलती थी। ये बदन में जिस तरह खून दौड़ाने वाली धमनियां हैं, कुछ उसी तरह की पटरियों की और रेल की हालत हमारी ज़िंदगी में है। उन सब को चौपट करते हुए रेलगाड़ियों को बंद किया गया, रेलगाड़ियों के डिब्बे कम किए गए, उनमें आम मुसाफिर डिब्बे कम किए गए, उनमें एसी डिब्बे बढ़ाए गए, उनमें रिजर्वेशन का खर्चा बढ़ा दिया गया। छोटी स्टेशनों से जो मजदूर और छात्र आते जाते थे उसको बंद किया गया। तमाम किस्म की चीज़ें की गई। इसके साथ साथ, और रेल मंत्री यही हैं जिनके मातहत ये सारा चल रहा है, इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और एक रेल हादसा हुआ, उस रेल हादसे में उससे पीड़ित रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दिया, तो नेहरू ने वो इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद में दक्षिण भारत में एक और बड़ा रेल हादसा हुआ। 150 के आसपास, 150 से कुछ करीब लोग उसमें मारे गए थे। उस वक्त शास्त्री जी अड़ गए और उन्होंने इस्तीफ़ा लिख के दिया। कहा कि आपने पिछली बार मेरा इस्तीफ़ा नहीं माना था, लेकिन अब आपको ये इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा मेरा। ये लोगों को याद है अच्छे से। बाद के बरसों में जब किसी रेल मंत्री ने किसी बड़े हादसे के बाद इस्तीफ़े की पेशकश नहीं की तो लोगों ने याद भी दिलाया। अब आज सवाल ये उठता है कि रेलवे की सुरक्षा को लगातार कमज़ोर किया गया। रेलवे को छांट छांट कर अलग अलग हिस्सों पे खर्च किया गया। उन हिस्सों पर खर्च किया गया जिनका निजीकरण होना है। जैसे रेलवे स्टेशनों पे खर्च किया गया, उसके बाद उसको निजीकरण कर दिया गया, कारोबारियों को बेच दिया गया। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े मॉल बना लिए, पार्किंग का रेट कई गुना बढ़ा दिया, इस किस्म से किया। रेलवे में जहाँ जहाँ जिस चीज़ में मुनाफा है उसका निजीकरण करने का एक बड़े पैमाने पे ये सिलसिला चल रहा है। इसी दौर में हिफाजत जो है उसको पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया गया। उसका नतीजा ये है जो कल सामने आया है। आप एक टेक्नोलॉजी को, एक सुरक्षा तकनीक को विश्व स्तर का बता रहे हैं, लेकिन उसको आपने अपने पटरियों पर 2% हिस्से में लागू किया है। कल उड़ीसा के इस हिस्से के बारे में रेलवे के एक बड़े अफसर का बयान आया है कि कवच तकनीक हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही थी। जाहिर है कि अगर 2% हिस्से में है तो देश के 98% हिस्से में तो कवच तकनीक नहीं है। आने वाले दिनों में इसकी और जानकारी सामने आएगी। मैं तो आज इस हादसे के तुरंत बाद आपके सामने रेलवे की आज की नौबत को लेके कुछ बुनियादी बात रखना चाहता था।
बहुत सारी बातें आपने सुदीप श्रीवास्तव की कॉल में उनकी कही हुई बातें सुनी। वो हाई कोर्ट भी गए थे, इसी के खिलाफ जो जनता की सुविधाएं कम हुई है इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे वो। लेकिन जैसा कि उन्होंने भी कहा, जैसा कि हम सबको मालूम है, नेशनल मीडिया, सरकार, सांसद, विधायक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, इनमें से कोई भी ट्रेन में नहीं चलते। तो ट्रेन में जितने तरह की दिक्कत हो सकती है उससे इस बड़े ऊंचे तबके की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको रेल मंत्री वैष्णव, उनके नाम की वजह से एक बात याद आ रही है। गांधी का एक पसंदीदा भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरे के पाँव में पड़ी हुई दरारों को देख सके, उस दर्द को महसूस कर सके, उसी को वैष्णव कह सकते हैं। आज जिस तरह से हिंदुस्तान में बुजुर्गों की रियायत छीन ली गई, छोटे स्टेशनों पे रुकना बंद हो गया, गरीबों के ऊपर लाद दिया गया बोझ, ये जाहिर है कि ये पराई पीड़ा को जानने की तो कोई समझ वैष्णव साहब में नहीं है। वो वैष्णव वो गांधी की भाषा के अलग हैं, ये नाम के वैष्णव हैं। आगे आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर, इसके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।